शुभ दोपहर दोस्तों। मैं अमित सर वत्सल भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछले तासिका में हमने अग्नि की उड़ान इस पाठ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के जो दो साथी थे, जलालुद्दीन और शमशुद्दीन। जो जलालुद्दीन थे उनके बहनोई थे, बहन के पति थे, और शमशुद्दीन जो उनके चचेरे भाई थे यानी चाचा के बेटे थे। तो इन दो व्यक्तियों का बचपन से ही कलाम जी के जीवन पे क्या असर हुआ, ये सब हमने देखा है कि उस वक्त जो जलालुद्दीन जी थे वो एकलौते पढ़े लिखे यानी अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और वो हर समय नई नई खोजों के बारे में कलाम जी को बताते थे, महान व्यक्तियों के बारे में, उनके पढ़े लिखे होने के बारे में, उस ज़माने के साहित्यों के बारे में चर्चा करते थे, या चिकित्सा विज्ञान यानी वैद्यकीय शास्त्र के हिसाब से मेडिकल साइंस पर भी वो चर्चा करते थे। और दूसरे व्यक्ति थे शमशुद्दीन जो उनके चाचा के बेटे थे, और उनका भी उन पर बहुत गहरा असर पड़ा था कि वो इकलौते व्यक्ति थे कि उस ज़माने में अखबार के वितरक थे। उसके बाद 1939 में जब द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब कलाम जी सिर्फ 8 वर्ष के थे। उनकी आयु, उनकी उम्र 8 साल थी। उस विश्व युद्ध का हमारे यहाँ यानी हमारे देश पर भी कुछ असर पड़ा था। जल्द ही भारत पर भी मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होने का दबाव पड़ने लगा, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन भारत पर था, और उस हिसाब से अंग्रेज़ों ने भारत को भी मित्र देशों की सेनाओं में शामिल करने का फैसला वो करने लगे। और इस हालत में देश में एक तरह का एक आपातकाल भी घोषित किया गया, जिसको हम आनी बानी भी कह सकते हैं, या आपातकाल जो भारत पर घोषित किया गया, वो लाद दिया गया। उसका पहला जो नतीजा रहा वो इस रूप में भारत में सामने आया कि रामेश्वरम स्टेशन पर जो गाड़ी ठहरा करती थी, जो न्यूज़पेपर जो थे वो वहाँ पे उतारा करते थे, अखबारों को उतारा करते थे, और इस आपातकाल की वजह से वो ट्रेन रामेश्वरम में रुकना बंद हो गई, यानी वहाँ पे जो अखबार है वो उतारना बंद हो गए। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल जो है वो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रोड पर चलती ट्रेन से ही वो अखबारों के बंडल फेंक दिए जाते थे, गिरा दिए जाते थे। तब शमशुद्दीन को ऐसे मददगार की तलाश थी, ऐसे साथी की तलाश थी जो वो अखबारों के बंडल उठाने के लिए उनका हाथ बटा सके, वो अखबारों के बंडल जो है उठाने के लिए उनका हाथ बटा सके, उनकी मदद कर सके। स्वाभाविक है उस वक्त कलाम जी ही उनके मददगार बनकर सामने आए। इस तरह शमशुद्दीन से कलाम जी को अपनी पहली तनख्वाह, ज़िंदगी में पहली बार उनकी जो कमाई हुई वो अखबारों के बंडल उठाने से हुई। वो पहली तनख्वाह कलाम जी को इन शमशुद्दीन जी के माध्यम से उनको प्राप्त हुई। आधी शताब्दी तक शताब्दी यानी शतक यानी 100, तो आधी शताब्दी यानी 50 सालों तक, यानी आधी ज़िंदगी गुजरने तक भी, आधी ज़िंदगी गुजरने के बाद भी उनकी जो अपनी मेहनत की जो पहली कमाई थी, पहली तनख्वाह थी, उस पर वो गर्व महसूस कर सकते थे या करते थे। और जाहिर सी बात है कोई भी इंसान हो वो अपनी मेहनत की पहली कमाई, अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई वो कभी भी नहीं भूलता। चाहे रास्ते में उनको पड़े हुए हज़ारों रुपए, लाखों रुपए मिल जाए, या किसी ने उनको भेंट के स्वरूप में कोई भी बेशकीमती चीज़ दी हो, उन चीज़ों का उतना मोल नहीं रहता जितना वो अपनी मेहनत से 5 रुपये भी अगर कमाते हैं तो उसका मोल उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। आगे वो कहते हैं कि बचपन में उनके 3 पक्के दोस्त थे। उनके बाल अवस्था में
बाल शिक्षा के दिनों में उनके 3 मित्र थे जिनके नाम रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों जो पक्के दोस्त थे किसके? अब्दुल कलाम जी के। और ये तीनों ब्राह्मण परिवारों से जुड़े थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। एक यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अब्दुल कलाम जी जो है वो एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे और ये जो उनके दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, वो तीनों ब्राह्मण घराने से रिलेटेड थे, ब्राह्मण घर से संबंध रखने वाले थे। उसमें से रामानंद शास्त्री जो है वो रामेश्वरम मंदिर में जो सबसे बड़े पुजारी थे लक्ष्मण शास्त्री, उनके बेटे थे। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि बाल अवस्था में ये चारों लोग इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, अलग अलग धर्म से थे, अलग अलग जाति पाति से थे, अलग अलग लालन पोषण से वो पले बड़े थे, उस वातावरण में पले बड़े थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनका किसी भी चीज़ पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा या उनकी दोस्ती पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा, यानी उनके मन में कभी भी भेदभाव की भावना निर्माण नहीं हुई थी। ये गौर करने वाली बात है। जब रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल, जिला परिषद जो स्कूल होती है प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में जब कलाम जी थे, तब एक शिक्षक जो है वो कलाम जी के कक्षा में आए, क्लास में आए और उन्होंने कलाम जी पर नज़र डाली तो कलाम जी उस वक्त टोपी पहना करते थे। क्या पहना करते थे? टोपी, जो उनके मुसलमान होने का प्रतीक थी। आप ये हमारे आस पड़ोस में ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हमेशा महसूस करते हैं कि हमारे देश में कपड़ों से इंसान की जाति पाति या धर्म डिसाइड होता है, तय किया जाता है। अगर कोई भी इंसान पैजामा कुर्ता और सर पे अगर टोपी डालते हैं तो वो मुसलमान कहलाते हैं। इसी तरह से रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में जब 5वीं कक्षा में कलाम जी पढ़ते थे, उस वक्त एक शिक्षक उनके क्लास में आए, कक्षा में आए और आने के बाद उन्होंने देखा कि कलाम जी एक मुसलमान है। और उन्होंने कैसे पहचाना? क्योंकि कलाम जी के सर पर एक टोपी थी और कक्षा में वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा आगे की पंक्ति में यानी आगे की फर्स्ट लाइन में वो बैठते थे। और उनके साथ कौन बैठते थे? जनेऊ पहनने वाले रामानंद जी शास्त्री के साथ वो बैठा करते थे। अभी जनेवा सूत से बना हुआ जो ब्राह्मण परिवार के लोग जो है वो आमतौर पर वो जनेऊ धारण करते हैं। आपने बहुत सारी फिल्मों में या सीरियल्स में देखा होगा। या ये जो जनेऊधारी जो रामानंद शास्त्री थे, उनके साथ कलाम जी कक्षा में सबसे आगे की लाइन में बैठा करते थे। अभी ये जो बात है वो नए जो शिक्षक आए उनको ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि एक हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़के के साथ बैठना उनको अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक शिक्षक जो कई सारी पीढ़ियाँ संजोता है, पीढ़ियों को बनाता है, वो शिक्षक हिंदू मुसलमान जैसा वो भेद कर रहे थे उनके शिक्षक कि एक हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़के के साथ बैठना उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कलाम जी को पहली पंक्तियों से उठाकर, मतलब जिस पहली पंक्ति में वो रामानंद शास्त्री के साथ बैठते थे, उस पहली पंक्ति से कलाम जी को उठाकर उनको पीछे जाकर बैठने के लिए कहा गया। इस बात का कलाम जी के मन पर बहुत असर हुआ, उनको बहुत बुरा लगा और जितना बुरा उनको लगा उतना ही बुरा रामानंद शास्त्री को भी ये बात जो है वो खलने लगी। उनको भी ये शिक्षक का बर्ताव जो है उनको पसंद नहीं आया। वो भी एकदम मायूस हो गए, उदास हो गए। और क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड सबसे जिगरी दोस्त को शिक्षक ने पहली पंक्ति से उठाकर पीछे की लाइन में बैठने के लिए मजबूर कर दिया, तो ये बात उनको भी हजम नहीं हुई या
और उनको बहुत बुरा लगा, उनके चेहरे पर से ये जो उदासी थी वो नज़र आ रही थी। और जितना कलाम जी को खुद के मन के अंदर जो दुख हुआ उससे जितना बुरा नहीं लगा, उससे ज़्यादा बुरा अपने दोस्त रामानंद शास्त्री के उदासी देखकर उनको बुरा लगा। क्योंकि रामानंद शास्त्री के चेहरे पर जो रुआसी के भाव उत्पन्न हुए वो आखिर तक पूरी उम्र भर कलाम जी के जीवन में इसकी गहरी छाप पड़ी थी। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।